यूक्रेन युद्ध पर वार्ता के लिए दोनों देशों पर पूरी दुनिया का प्रेशर है, नजर भी टिकी हुई है। और इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने दो टूक कहा कि वो 1 इंच जमीन भी रूस को नहीं देंगे। साथ ही ये भी कहा कि हमें वार्ता के लिए किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं है और अगर बात होगी तो सिर्फ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से ही होगी। ज़ेलेंस्की की पुतिन को ललकार। रूस की सेना ने भले ही यूक्रेन में तबाही मचा रखी हो, यूक्रेन के शहर शहर में मिसाइल हमले कर रही हो, लेकिन यूक्रेन के हौसले बुलंद हैं। ना तो यूक्रेन की सेना टूटी है और ना ही ज़ेलेंस्की के हौसले। यूक्रेन के राष्ट्रपति रूस से वार्ता के लिए तैयार हैं, लेकिन उनकी शर्तें पहले से तय हैं। ज़ेलेंस्की का साफ साफ कहना है कि वो सिर्फ और सिर्फ रूस के राष्ट्रपति से बात करेंगे। दूसरी बात, वो रूस को 1 इंच भी जमीन नहीं देंगे, यानी रूस को 24 फरवरी वाली स्थिति से पहले पर आना होगा। Сьогодні можна тільки з президентом Російської Федерації, ні з ким посередників немає ніякого сенсу. Вони ніхто, навіть в цих шахах їх немає на цій дошці, якщо чесно. Вони навіть не фігури. Вони просто присутні у якомусь повітрі, десь вони присутні. Є одна людина, президент Російської Федерації, коли він буде готовий вийти в реальність, а коли він тільки попаде до реальності, він зрозуміє, що багато людей гине, і гинуть люди невинні. Якщо він спроможний щось розуміти, то він точно зрозуміє тоді, що треба говорити і закінчувати цю війну, розпочату їм саме. दावोस में विश्व आर्थिक मंच की बैठक में भी ज़ेलेंस्की ने खुलकर बोला और कहा कि रूस के राष्ट्रपति समझ रहे हैं कि यूक्रेन में क्या हो रहा है। साथ ही उन्हें यकीन भी है कि एक दिन शांति वार्ता होगी और समझौता भी होगा। Багато втрати військових. І після військової частини у будь-якому випадку, я впевнений, буде мирний процес і буде стіл перемовин. І буде точно мир. Питання, з ким Україна буде домовлятися. Питання, з яким президентом Росії буде домовлятися Україна. ज़ेलेंस्की के बयान पर रूस की ओर से कोई जवाब नहीं आया है। रूस के विदेश मंत्रालय ने यूक्रेन के राष्ट्रपति के बयान पर जवाब नहीं दिया। बोला कि हर बात का जवाब देना संभव नहीं है। ज़ेलेंस्की के विश्वास की वजह क्या? यूक्रेन में रणनीतिक हालात तेजी से बदल रहे हैं। भले ही कई क्षेत्रों में युद्ध पहले की ही तरह जारी है, लेकिन यूक्रेन अब कई इलाकों में जोरदार पलटवार कर रहा है। नेटो के हथियार रूस की सेना पर भारी पड़ रहे हैं। कई इलाकों से रूसी सेना को भागना पड़ा है। इस बात को चेचन कमांडर ने भी माना है। रमजान कादरिफ के मुताबिक रूस का यूक्रेन पर आक्रमण मुश्किल होता जा रहा है। यूक्रेन में बड़ी संख्या में चेचन लड़ाके ढेर हुए हैं। नेटो के हथियारों से कादरिफ डरा हुआ है। 1 इंच के लिए जंग। 3 महीने के बाद भी रूस यूक्रेन युद्ध खत्म होने के आसार नजर नहीं आ रहे। रूस कुछ चुनिंदा इलाकों पर कब्जे के लिए लड़ रहा है, वहीं यूक्रेन भी विदेशी हथियारों की मदद से कब्जा छुड़ाने में जुटा है। पूर्वी यूक्रेन में भीषण जंग जारी है। डॉनबास, रुबिजने में भीषण जंग चल रही है। लुहांस्क के 2 इलाकों पर कब्जे के लिए रूस लगातार बमबारी कर रहा है। पोपासना में यूक्रेन की सेना जबरदस्त पलटवार कर रही है। सेवेरोदोनेत्स्क में भी रूसी सेना लगातार हमले कर रही है। सेवेरोदोनेत्स्क पूर्वी यूक्रेन के कुछ सबसे बड़े शहरों में एक है। इसके अलावा इज्यूम में भी रूसी सेना के हमले जारी हैं। वहीं खार्किव में रूसी सेना पीछे हटने के बाद एक बार फिर कब्जा करने में जुटी हुई है। जिस लड़ाई को रूस कुछ दिनों का युद्ध कह रहा था, वो अब कुछ इलाकों तक सीमित हो गया है। ऐसे में ज़ेलेंस्की के शब्दों के मायने समझे जा सकते हैं।
देखिए, अगर यूक्रेन की जंग रुक गई तो दुनिया में एक और युद्ध शुरू हो सकता है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पुतिन के जो न्यूक्लियर बॉम्बर यूरोप के आसपास उड़ान भर रहे थे, अब वो एशिया के करीब पहुंच गए हैं। आज यूक्रेन के नए वॉर जोन की तस्वीरें सामने आई है और रिपोर्ट ऐसी है कि एक नया शहर जल्द ही पुतिन के कब्जे में आ जा सकता है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि पुतिन का वो बवंडर आखिर क्या है जो दुनिया में जंग वाला तूफान बनकर आया और अब इसकी जद में वो नए देश आ सकते हैं। किस तरह से, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। पूर्वी रूस का एक सीक्रेट एयरबेस, यहां पर व्लादिमीर पुतिन का एक ऑर्डर आया और पूरा एयरबेस एक्टिव हो गया। मिशन के लिए फौरन रूस का एक खतरनाक न्यूक्लियर बॉम्बर तैयार किया जाने लगा। यह पुतिन का बहुत ही पावरफुल शो है जो दुनिया में बहुत से देशों की धड़कन बढ़ाने वाला है। पुतिन का न्यूक्लियर बॉम्बर वाला लॉन्चिंग पैड एक्टिव हो गया है। तो क्या पुतिन का मिसाइल वाला बड़ा ऑर्डर भी जल्द आने वाला है? ऐसी बातें इसलिए पूछी जा रही हैं क्योंकि ये तस्वीरें साबित कर रही हैं कि यूरोप के बाद एशिया में दो बड़े वॉर जोन वाला डर सतह पर आ गया है। पुतिन ने यूरोप के बाद एशिया पैसिफिक क्षेत्र में भी अपने स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। यह है रूस का Tu-95 न्यूक्लियर बॉम्बर। रूस ने अपने इस दशकों पुराने बॉम्बर को अब एक नई ड्यूटी पर तैनात किया है। इस जहाज में लगे प्रोपेलर की आवाज गजब की है। ये जितना जमीन पर डराती है उतना ही खौफ इसकी उड़ान के बाद दिखता है। इसके प्रोपेलर की आवाज हजारों मीटर की ऊंचाई से भी बहुत साफ सुनाई देती है। ये रूस की परमाणु स्ट्राइक वाली फ्लीट का एक बड़ा हिस्सा है। रूस के पास ऐसे 50 से भी ज्यादा बॉम्बर हैं, जिनमें कई जहाज अब पुतिन ने जिनपिंग की रिक्वेस्ट पर जापान और कोरिया के आसपास पेट्रोलिंग के लिए तैनात कर दिए हैं। रूस के Tu-95 और चीन के H-6 के बॉम्बर अब पूर्वी चीन सागर और जापान सागर के ऊपर मिलकर नजर रख रहे हैं। दो देशों के न्यूक्लियर बॉम्बर का इस तरह साथ उड़ना हवाई गश्त से ज्यादा धमकी मानी जाएगी, क्योंकि ये दोनों परमाणु हमले के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। चीन के बॉम्बर के साथ जब रूस के Tu-95 बॉम्बर ने 13 घंटे तक लगातार उड़ान भरी, तो इसका सबसे बड़ा मकसद ये था कि टोक्यो से लेकर वॉशिंगटन DC तक रूस और चीन की जुगलबंदी वाला मैसेज समझ में आ जाए। В соответствии с планом военного сотрудничества на 2022 год, сегодня воздушно-космические силы России и военно-воздушные силы Народно-освободительной армии Китая провели совместное воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Авиагруппа в составе российских стратегических ракетоносцев Ту-95МС и китайских стратегических бомбардировщиков Хун-6К выполнили воздушное патрулирование над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей. रूस अब तक यूक्रेन में बिजी था, लेकिन अब उसने अपने पैर फैलाने शुरू कर दिए हैं। लेकिन उसका ताजा चैलेंज यहां भी अमेरिका को ही है। रूस ये दिखाना चाहता है कि जिनपिंग अकेले नहीं हैं। और अगर इंडो पैसिफिक इलाके में अमेरिका ने चीन को परेशान किया, तो रूस भी कुछ ना कुछ तो जरूर करेगा। Tu-95 की ये खतरनाक उड़ान इस बात का भरोसा दिलाने की बहुत बड़ी कोशिश कही जाएगी। रूस का बॉम्बर Tu-95 और चीन का बॉम्बर H-6K क्या कर सकता है, अब इसे जरा अच्छी तरह से समझ लीजिए। ये 650 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है।
और रिफ्यूलिंग के बाद ये 8,500 किलोमीटर के दायरे में ऑपरेशन कर सकता है। ये 15,000 किलो के बम और मिसाइल एक साथ लेकर उड़ता है। इसमें ऐसी मिसाइल लगाई जा सकती हैं जिनकी रेंज 3,000 किलोमीटर तक है। (1956) में सोवियत संघ की वायुसेना में शामिल हुए इस जहाज से पुतिन बाल्टिक देशों को हमेशा ही डराते रहते हैं। तो यूक्रेन में युद्ध देखकर जिनपिंग पर भी जंग का ऐसा खुमार चढ़ा कि वो अपने सभी दुश्मनों में पुतिन वाले स्टाइल में खौफ पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए चीन का H-6K बॉम्बर का बॉम्बिंग पैकेज क्या है। क्यों इस पुराने विमान का नया वर्जन भी डराने में पीछे नहीं है। H-6K बॉम्बर 12,000 किलो वजन के बम या मिसाइल लेकर उड़ सकता है। इसका मेन हथियार है CJ-20 क्रूज मिसाइल। इसकी रेंज 2,000 किलोमीटर है। ये ऐसी 6 मिसाइलें लेकर उड़ सकता है और चीन के पास ऐसे 170 बॉम्बर हैं। ये चीन के लॉन्ग रेंज मिशन की सबसे भयानक तस्वीर कही जा सकती है। जब ये आसमान में होता है तो रिफ्यूलिंग के बाद ये प्रशांत महासागर में अमेरिका के ग्वाम मिलिट्री बेस तक को परमाणु हमले से पूरी तरह खत्म कर सकता है। जिनपिंग ने रूस के साथ मिलकर अपनी बॉम्बर वाली ये पावर इसलिए दिखाई है क्योंकि वो अमेरिका को बताना चाहता है कि उसका क्वाड वाला खौफ चीन को डराने में काम नहीं आएगा। चीन अमेरिका को खबरदार करना चाहता है कि जो हाल यूक्रेन का रूस ने किया है, कुछ वैसे ही हालात इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अमेरिका के दोस्तों के हो सकते हैं। В ходе выполнения задачи самолеты наших стран действовали строго в соответствии с положением международного права. Никаких нарушений воздушного пространства иностранных государств не допущено. Совместное мероприятие является плановым и не направлен против третьих стран. जब रूस और चीन के बॉम्बर की आहट जापान और दक्षिण कोरिया को मिली तो उन्होंने फौरन ही अपने फाइटर जेट काउंटर करने के लिए तैनात कर दिए। जापान का F-15 फाइटर जेट जो उसने अमेरिका से ही खरीदा है, उसने नजदीकी एयरबेस से टेक ऑफ किया ताकि रूस और चीन के बॉम्बर्स को हवाई सीमा में ही एंटर करने से पहले रोका जा सके। इसी खतरे को समझते हुए रूस और चीन के बॉम्बर्स को सुखोई फाइटर एस्कॉर्ट कर रहे थे, ये दिखाने के लिए कि एयर डिफेंस के लिए उनकी तैयारी पूरी है। उधर दूसरी तरफ दक्षिण कोरिया और जापान के फाइटर जेट रूस और चीन के इस बॉम्बर पेट्रोल पर करीब से रिकॉर्ड करने लगे। देखा जाए तो दक्षिण कोरिया और जापान को डराने वाले पुतिन के इस पावरफुल शो से होगा क्या? सवाल है कि क्या पुतिन वाकई टेंशन को इस लेवल पर ले जाना चाहते हैं कि अमेरिका को भी एहसास हो जाए कि यहां भी यूक्रेन जैसी गलती दुनिया में एक खतरनाक जंग की शुरुआत कर सकती है। वैसे रूस ने अपने सभी खतरनाक बॉम्बर नहीं दिखाए हैं। ये ऐसे बॉम्बर हैं जिससे यूरोप तो बहुत अच्छी तरह वाकिफ है, क्योंकि इन बॉम्बर्स को यूरोप पर किसी भी बड़े न्यूक्लियर हमले के लिए ही तैयार किया गया है। इसे देखिए, ये है Tu-160। ये दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर बॉम्बर है जो आवाज से भी तेज गति से उड़ता है और रूस के पास ऐसे 17 से ज्यादा बॉम्बर हैं और अब इनकी तादाद 25 से ज्यादा किए जाने की तैयारी चल रही है। 40,000 किलो बम और मिसाइल लेकर उड़ने वाला ये बॉम्बर आसमान में अमेरिका की सबसे बड़ी दहशत माना जाता है। रूस ने हाल ही में विक्ट्री डे परेड पर इस विशाल बॉम्बर को दिखाने की तैयारी की, लेकिन मौसम की वजह से फ्लाई पास्ट वाला शो हो नहीं पाया। वहीं रूस का एक और बॉम्बर बहुत ही खतरनाक माना जाता है। ये है Tu-22, जिसे कम वक्त में डिप्लॉय किया जा सकता है। ये भी Tu-160 की तरह सुपरसोनिक रफ्तार से उड़ता है और 22,000 किलो बम और मिसाइल लेकर उड़ सकता है। ये सभी बॉम्बर रूस की बहुत ही खतरनाक न्यूक्लियर फोर्स का खास हिस्सा माने जाते हैं। ऐसे में Tu-95 और H-6K के साथ रूस और चीन ने
अगर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में बॉम्बर उड़ाने वाली हिमाकत की है, तो सवाल है कि अमेरिका और उसके साथियों के पास पुतिन और जिनपिंग को डराने के लिए है क्या? अब उसकी एक छोटी सी लिस्ट जरा देख लीजिए। अमेरिका के पास B-52 बॉम्बर है। ये 32,000 किलो के बम लेकर उड़ता है। ये एक न्यूक्लियर बॉम्बर है। 8 इंजन की पावर से उड़ने वाला B-52 दुनिया का सबसे पुराना और सबसे खतरनाक बॉम्बर माना जाता है। 60 के दशक में अमेरिकी एयरफोर्स का ये हिस्सा बना और तब से इसे लगातार आधुनिक बनाया गया। यही वजह है कि 60 साल के बाद ये आज भी उड़ान भर रहा है। अमेरिका के पास B-1 बॉम्बर है। ये 34,000 पेलोड के साथ 24 क्रूज मिसाइल लेकर उड़ सकता है। रफ्तार है 1,500 किलोमीटर प्रति घंटा। B-1 बॉम्बर अमेरिका का वो बॉम्बर है जो सबसे तेज उड़कर दुनिया की किसी भी कोने में तुरंत पहुंच सकता है। एक बार में ये अमेरिका से उड़ने के बाद दुनिया में कहीं भी मिशन को अंजाम दे सकता है। इसलिए अगर जिनपिंग ने H-6K के साथ कुछ बदमाशी करने की सोची, तो अमेरिका का सबसे पहला अटैक इसी बॉम्बर से होगा। अफगानिस्तान में इस बॉम्बर ने सैकड़ों मिशन अंजाम दिए थे। ऐसी ऐसी जगह पर बम गिराए जिसने एक वक्त में तालिबान की कमर तोड़कर रख दी थी। जाहिर है चीन के लिए यह बहुत बड़ा चैलेंज माना जाएगा, लेकिन जिनपिंग के लिए अमेरिका का सरप्राइज पैकेज कुछ और है। ये है अमेरिका का स्टेल्थ B-2 बॉम्बर, जो राडार की पकड़ में ही नहीं आता और खामोशी से बमबारी करके निकल जाता है। B-2 की पहचान इसकी बनावट या डिजाइन है। अमेरिका के पास ऐसे 8 बॉम्बर हैं और वो अमेरिका से ही उड़कर दुनिया में कहीं भी बमबारी का मिशन पूरा कर सकते हैं। ये न्यूक्लियर अटैक भी कर सकते हैं और स्पेशल वेपन डिलीवरी में भी काम आ सकते हैं। ये तीनों बॉम्बर ऐसे हैं जो पेंटागन के लिए कहीं से भी उड़कर दुनिया के किसी भी ठिकाने पर ऑन डिमांड बमबारी कर सकते हैं। दुनिया ने इनके मिशन अफगानिस्तान में देखे हैं, इराक में देखे हैं, लीबिया और सीरिया में भी इनका इस्तेमाल किया गया है। इसलिए जाहिर है अमेरिका ने भी अब बताना शुरू कर दिया है कि चाहे वॉर जोन कोई भी हो, यूरोप में उसने नेटो देशों के रूप में रेड लाइन तय कर दी है। साथ ही ताइवान को लेकर भी बाइडन कह चुके हैं कि चीन ने अगर हमला किया तो वो अपनी फौज को ताइवान जरूर भेजेंगे। President said is that our policy has not changed. He reiterated that our One China policy and our commitment to peace and stability across the Taiwan Strait, of course, remains. He also reiterated our commitment under the Taiwan Relations Act to provide Taiwan with the military means to defend itself. In short, there has been no change. ताइवान के साथ जापान भी अमेरिका के दुश्मनों के टारगेट पर होगा। विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि अगर इस इलाके में युद्ध छिड़ा तो सबसे बड़ा नुकसान जापान का ही होगा। जापान ही वो देश होगा जिस पर सबसे पहले हमला किया जाएगा, ताकि वहां मौजूद अमेरिकी फोर्स की पहले ही कमर तोड़ दी जाए। アメリカが一強体制で結局アジアとそれからインド洋までまさにアメリカのね支配下に権力下において、それに日本とかインドを協力させていくっていう、それはもう地形を見れば明らかのように中国ロシアの包囲体制をね。लेकिन एशिया के उभरते वॉर जोन में रूस एक नया फैक्टर बनकर उभरा है। चीन और अमेरिका की टक्कर में पुतिन ने बाजी खेल दी है। जापान और दक्षिण कोरिया के करीब उसके न्यूक्लियर बॉम्बर की उड़ान, और वो भी चाइनीज बॉम्बर के साथ। इस जुगलबंदी ने एशिया में नया खौफ पैदा कर दिया है। ये सीधा सीधा अमेरिका को धमकाने जैसा ही है। पुतिन यूक्रेन युद्ध के दौरान ऐसी धमकी यूरोप में कामयाबी के साथ परख चुके हैं, और यही वजह है कि अब अमेरिका में ताइवान को ज्यादा से ज्यादा और खतरनाक वेपन सिस्टम सप्लाई करने की मांग तेज होने लगी है। The single most important thing we can do to send a message to the Chinese is to continue to help the Ukrainians defeat Putin. That's the view of the Prime Minister of Japan, the view of the Defense Minister of Japan, that the single most important thing we can do to push back against President Xi is to help the Ukrainians beat Putin.
in the war that's going on right now. अमेरिका जिनपिंग के साथ पुतिन को भी सबक सिखाना चाहता है, लेकिन वो रूस के इरादों को कम करके आंक रहा है। ऐसी गलती वो यूक्रेन में कर चुका है। पुतिन के इरादे तो पहले से ही आक्रामक रहे हैं और इससे अमेरिका डरा भी रहता है। पुतिन हाल में अपनी RS-28 मिसाइल का टेस्ट कर चुके हैं और इसे लेकर रूस की मीडिया ब्रिटेन को मिसाइल अटैक से डरा भी चुकी है। खुद पुतिन कह चुके हैं कि दुनिया में अगर रूस के सामरिक हितों और अड्डों पर नजर गड़ाई तो अंजाम बहुत बुरा होगा। इसलिए पुतिन की न्यूक्लियर फोर्स को कोई हल्के में नहीं ले सकता। पुतिन के दुश्मन भी जानते हैं कि पुतिन की कहनी और करनी में कोई फर्क नहीं होता। व्लादिमीर पुतिन को रोकने की सारी कोशिश नाकाम साबित हो रही है और इसे ज़ेलेंस्की से बेहतर कौन जान सकता है, कौन समझ सकता है, क्योंकि मारियुपोल के बाद अब उनका एक और शहर रूस के कब्जे में आ सकता है। ये रिपोर्ट देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि रूस की बमबारी को रोकने में ज़ेलेंस्की कैसे पूरी तरह फेल साबित हो रहे हैं। धमाकों के बीच यूक्रेन में एक और मारियुपोल तैयार हो रहा है। बम ब्लास्ट, मिसाइल अटैक और बड़ी बड़ी तोप के हमलों से घिरा ये है यूक्रेन का शहर सेवेरोडोनेस्क। डॉनबास रीजन में ये एक बड़ा औद्योगिक शहर है, ठीक मारियुपोल की तरह, और अब यहाँ ठीक वैसी ही तबाही का बवंडर शुरू हो चुका है। ये रूस की तोप है जो लगातार इस शहर पर हमले कर रही है। ये रूस का तोपखाना है जिसका मुंह सेवेरोडोनेस्क से यूक्रेन की फौज को खदेड़ने के लिए खोल दिया गया है। लुहांस्क से 80 किलोमीटर और डोनेस्क से 130 किलोमीटर दूर इस शहर पर कब्जा करना अब पुतिन का डॉनबास में सबसे बड़ा टारगेट बन चुका है। पुतिन की फौज इस शहर को भी मारियुपोल में तब्दील करने पर आमादा है। यहाँ हो रहे हमले और यहाँ जारी दहशत को देखकर पता चलता है कि पुतिन इसमें कोई भी रियायत देने वाले नहीं हैं। It's hell, you know. It's hell. First, everyday shelling. Second, a lot of death. Third, humanitarian problems. रूस इस शहर पर किसी भी कीमत पर जल्दी से जल्दी कब्जा करना चाहता है। पुतिन मारियुपोल में मिली कामयाबी के बाद रुकना नहीं चाहते, इसलिए सेवेरोडोनेस्क में मौजूद यूक्रेन की फौज को अगले 48 घंटों के अंदर घुटने के बल लाने की पूरी तैयारी की गई है। इस खतरनाक हालात के बीच सेवेरोडोनेस्क कब तक रुक पाएगा? इस शहर के लोगों ने उम्मीद करीब छोड़ ही दी है। Now it seems like the front is all around the city. It's practically surrounded. There are tanks. There are we can see trucks from the army being deployed around the city. So it seems very clear that to me it's about to fall. रूस इस वक्त सेवेरोडोनेस्क के पावर स्टेशन पर कब्जा कर चुका है और इसके बाद पूरे शहर के चारों तरफ घेरा डाला जा रहा है। यहाँ चल रहे युद्ध में बहुत से लोग जख्मी हुए हैं। बड़ी तादाद में लोगों ने इस शहर को छोड़ना भी शुरू कर दिया है। वो मारियुपोल की तबाही देख चुके हैं और यहाँ जान नहीं गंवाना चाहते। उनके पास खाने पीने का सामान भी खत्म हो चुका है। Yes and no. I don't know. Feeling sad about leaving as well. इस शहर पर 24 घंटे हमले हो रहे हैं और यहाँ यूक्रेन की फौज भी अपनी जगह पर डटी हुई है, लेकिन सवाल है कि वो कब तक रूस का सामना करती रहेगी। धमाकों के बीच यूक्रेन का ये शहर दर्द से बुरी तरह कराह रहा है, लेकिन मारियुपोल वाला हौसला फिर भी कायम है। Моя страна гибнет. Очень тяжело. Жалко. Плохо, тяжело. Переживаю. उधर डराने वाली एक खबर मारियुपोल से आई है, जो पहले ही बहुत भीषण युद्ध के बाद रूस के कब्जे में आ चुका है। मारियुपोल में एक अपार्टमेंट के बेसमेंट में 200 शव बरामद हुए हैं। ये खबर पूरी दुनिया में हेडलाइन बन चुकी है। ये लोग बमबारी से बचने के लिए बिल्डिंग के बेसमेंट में छुपे हुए थे, लेकिन उनकी जान नहीं बच पाई और वो भी मलबे में तब्दील हो गए।
मरियुपोल में जो अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट ज़ेलेंस्की के लड़ाकों का आखिरी किला बन गया था, वहां का नया वीडियो सामने आया है। ये वो जगह है जहां अज़ोव रेजिमेंट के लड़ाके छुपे हुए थे। हालांकि बाद में उन्होंने सरेंडर किया, लेकिन यहाँ वो किन हालात में थे उसका वीडियो बहुत गौर से देखिए। और जम्मू कश्मीर में पिछले 2 दिनों में हुई अलग अलग 2 मुठभेड़ों में सुरक्षा बल के जवानों ने 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। जम्मू कश्मीर में पिछले कई महीने से दरअसल आतंक फैलाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है, जिसे सुरक्षा बल के जवानों ने नाकाम कर दिया। और इसी वजह से अब आतंकी अपनी दहशत फैलाने के लिए आम लोगों को निशाना बनाने में जुट गए हैं। सरासरी तो जुल्म की बात है, नाइंसाफी। कल रात 7:45 बजे 2 बंदे आए, उसने ढूंढा अमरीना, मेरा छोटा भाई। उसने बोला 2-3 दिन हमारे साथ आओ शूटिंग पर। मैं शूटिंग काम में वो बड़गाम के साइड में, उसने बोला हम आज नहीं आऊँगा, मैं 5-6 दिन रेस्ट करूँगा। बस इसने पिस्तौल निकाला तो फिर मारा भाई। कश्मीर में भारतीय सुरक्षा बलों के ताबड़तोड़ एक्शन से घबराए आतंकी अब आम लोगों को ही अपनी गोलियों का निशाना बना रहे हैं। ये तस्वीरें बड़गाम में रहने वाली टीवी अभिनेत्री अमरीन भट्ट की हैं, जिन्हें आतंकियों ने उन्हीं के घर के बाहर गोलियों से भून दिया। इस हमले में अमरीन भट्ट की मौत हो गई, जबकि उनका 10 साल का भतीजा बुरी तरह घायल हो गया। पुलिस ने दावा किया कि अमरीन की हत्या में लश्कर के आतंकियों का हाथ है, लेकिन परिवार वालों का दावा है कि इस हमले से पहले अमरीन को किसी ने भी कभी कोई धमकी नहीं दी। बताया उन्होंने इसकी गलती क्या थी? ना कुछ नहीं, ना कोई बात नहीं। क्या गलती है कि काम करता है या ना करना, ना कोई नहीं। फकत अमरीन भट्ट एक टीवी अभिनेत्री होने के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव थी। उनकी एक्टिंग के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल थे। और कश्मीर के लोग उनकी अदाकारी को बेहद पसंद भी करते थे। अमरीन भट्ट एक टीवी आर्टिस्ट थी और वो सोशल मीडिया के लिए भी वीडियोस बना रही थी। उनकी काफ़ी रील्स या वीडियोस जो है सोशल मीडिया पे वायरल हो रही थी, लेकिन कल शाम को मिलिटेंट उसके घर में दाखिल हो गए, उसे बाहर निकाला गया और उसके बाद उस पर गोलियां चलाई गई। उसके साथ में उसकी बहन का बेटा भी था, उसको भी गोली लगी और वो जख्मी हो गया। अमरीन जो ही हॉस्पिटल पहुंची तो वो जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठी और उसके बाद इस पूरे एरिया में जो है सिक्योरिटी का पहरा बिठा दिया गया। CRPF और पुलिस को जगह जगह पे तैनात कर दिया गया। तो माना जा रहा है कि आतंकियों ने अमरीन के काम की वजह से ही उनकी हत्या की, लेकिन परिवार अब सवाल कर रहा है कि अगर आतंकियों को अमरीन के काम से कोई परेशानी थी तो उसे काम छोड़ने के लिए क्यों नहीं कहा गया। आतंकियों की यही बात ये साफ करती है कि वो सुरक्षा बल की कार्रवाई से इस कदर हताश हो चुके हैं कि दहशत फैलाने के लिए अब वो आम लोगों को निशाना बनाने लगे हैं। हत्या पर गुपकार की चुप्पी क्यों? अमरीन की हत्या पर क्यों नहीं उबला खून? अमरीन की हत्या ने कश्मीरियों की हिमायत का दिखावा करने वाले गुपकार ग्रुप की भी पोल खोल दी है। छोटी छोटी बातों पर मीडिया के सामने आकर रोना रोने वाले गुपकार ग्रुप के किसी भी सदस्य ने अमरीन की हत्या पर अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी और अमरीन की हत्या पर महज एक ट्वीट करके दुख जताने की खानापूर्ति कर दी। न तो जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कुछ कहा और न ही फारूक अब्दुल्ला का कोई बयान सामने आया। हाँ, उमर अब्दुल्ला ने एक ट्वीट कर शोक जताया और इस हत्या पर आंसू बहाने की अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। उधर बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने इस हत्या की निंदा की और दावा किया कि आतंकियों को इस हरकत की कीमत चुकानी होगी। इन कायर दरिंदे आतंकवादियों ने एक कश्मीरी मुस्लिम महिला टीवी कलाकार अमरीन भट्ट जी की निर्मम हत्या की है। वो एक जबरदस्त टीवी कलाकार थी। ये कायर पाकिस्तानी आतंकवादी कश्मीर को कब्रिस्तान बनाने की साजिश कर रहे हैं। इन
आतंकवादियों को इनके गुनाहों की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने इसी महीने कई हमलों को अंजाम दिया। कुछ दिन पहले आतंकियों ने श्रीनगर के सौरा इलाके में एक पुलिस कांस्टेबल की हत्या कर दी थी, जबकि 12 मई को बडगाम में सरकारी दफ्तर में घुसकर आतंकियों ने राहुल भट्ट नाम के कर्मचारी की जान ले ली। इस घटना के अगले ही दिन यानी 13 मई को पुलवामा में पुलिस कांस्टेबल रियाज अहमद की उनके घर में घुसकर भी हत्या कर दी गई थी। भारत की बड़ी फाइनेंशियल